हेलो। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग का पार्ट 2। तो हमने अभी तक दो चैप्टर्स के एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स और ऑब्जेक्टिव्स फिल इन द ब्लैंक्स बना चुके हैं। जो पहला आपका चैप्टर था अकाउंटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर और दूसरा था शेड्यूल 3। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नेट इनकम when using the indirect method of calculating cash flow provided by the operating activity। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा आइटम है जिससे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे नेट इनकम से जब इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर वो आइटम को हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी एडेड है और नहीं होना चाहिए था। मतलब सर ऐसा इनकम जो किसी और एक्टिविटी का पार्ट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, जिसने हमारी इनकम इंक्रीज करके रखी हुई, उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, आंसर इज नो, डेप्रिसिएशन हमारी इनकम नहीं होती सर। रीपेमेंट बॉन्ड पेबल, ये भी नहीं। अ गेन ऑन अ सेल ऑफ लैंड, यस सर, जो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता, लेकिन इसमें ऑलरेडी एडेड था, उसी कारण हम इस आइटम को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर आपका बनता है सी। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज अ कैश फ्लो आइटम फ्रॉम अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सा आइटम है जो आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगा? सर कैश आउटफ्लो टू गवर्नमेंट फॉर द टैक्स, टैक्सेस तो आपका ऑपरेटिंग में जाते हैं। अ कॉमन आउटफ्लो टू रीपर्चेस ऑफ फर्म ओन स्टॉक, सर ये बायबैक है सर, बायबैक तो आता है सर फाइनेंसिंग में। अ कैश आउटफ्लो टू द लेंडर एज इंटरेस्ट, ये नहीं आएगा। एंड कैश आउटफ्लो टू परचेस बॉन्ड इशूड बाय अनदर कंपनी, सब इन्वेस्टिंग का बात है। तो बी, अ कॉमन आउटफ्लो टू रीपर्चेस द फर्म्स ओन कॉमन स्टॉक, इसको आप लोग बायबैक बोलते हैं। तो बायबैक आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। फिर द मेथड फॉर प्रेजेंटिंग नेट इनकम प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी दैट स्टार्ट विथ नेट इनकम and adjust it for the item that affected reported net income but that did not affect the cash, it is called as। मतलब सर ऐसा कौन सा मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जिससे हम स्टार्ट नेट इनकम से करते हैं फिर एडजस्ट करते हैं बाकी चीजों में? तो सर जाहिर सी बात है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ओके, तो फिर अंडर विच एक्टिविटीज कैश पेड फॉर प्रीफर स्टॉक डिविडेंड शुड बी शोन ऑन अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। मतलब सर ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जिसमें हम लोग प्रीफर स्टॉक का डिविडेंड पे करेंगे? अगर सर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं सर, इसका मतलब यह है कि हमने प्रेफरेंस शेयर को इशू किया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो हमने, उन लोगों ने हमें फाइनेंस किया हुआ है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वुड नॉट कंसिडर एज अ कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपका ऑपरेटिंग पार्ट नहीं बनेगा? सर पेमेंट फॉर द इन्वेंटरी सर पार्ट है। कलेक्शन ऑफ द कस्टमर सर ये भी पार्ट है। टैक्स पेमेंट भी आपका पार्ट है सर। डी, पेमेंट ऑफ द डेट प्रिंसिपल, डेट प्रिंसिपल का अगर आप पेमेंट करते हो तो ये तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, आपका ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अ बिजनेस मस्ट जनरेट पॉजिटिव नेट कैश फ्लो फॉर इट टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। मतलब इनमें से कौन सा है कि बिजनेस को जरूरी है कि वो तो भाई पॉजिटिव लाना ही पड़ेगा ताकि आपको लॉन्ग रन में सर्वाइव करना पड़ेगा? देखो करेक्ट आंसर इसका आता है ऑपरेटिंग। कोई भी अगर फर्म है या कंपनी है, उसको अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव लाना पड़ेगा, तभी वो लॉन्ग रन में जाके सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू द प्रॉपर्टी, सॉरी, डेप्रिसिएशन एडेड बैक टू प्रॉफिट व्हेन अराइविंग एट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक करते हैं प्रॉफिट में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ला सके। क्यों सर? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैन एक्सपेंडिचर, depreciation does not affect profit, depreciation only affect the balance sheet, does not the profit and loss account। तो बोलने का मतलब यह है कि इनमें से सर डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। सर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, आंसर इज कैश प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ है। ठीक है, सी बोलता है कि डेप्रिसिएशन सिर्फ बैलेंस शीट को इफेक्ट कर, पीएनएल को नहीं, गलत। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग would not represent the cash outflow for the business। इनमें ऐसा कौन सा है जो तुमको कैश आउटफ्लो नहीं बताएगा, मतलब इनफ्लो बताएगा? परचेस ऑफ द लैंड, सर ये तो मेरा आउटफ्लो है सर। द सेल ऑफ लैंड फॉर द कैश, यस ये मेरा इनफ्लो बताएगा। रिटायरमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म डेब्ट, सर ये आउटफ्लो है। पेमेंट ऑफ द कैश डिविडेंड, ये भी मेरा आउटफ्लो है। द सेल हमने किया लैंड को, तो हमको पैसा इनफ्लो होगा, आउटफ्लो नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डज नॉट इंक्लूड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटी भी होता है, इन्वेस्टिंग भी होता है, ऑपरेटिंग भी होता है, रेवेन्यू एक्टिविटी नहीं होता आपका AS3 के हिसाब से। ओके, AS3 बोलो, इंडेस 7 बोल लो। ठीक,
सेल ऑफ कॉपीराइट इज कंसर्न विद द कैश फ्लो फॉर्म। अगर आप कॉपीराइट सेल करते हैं तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? सर कॉपीराइट मेरा एसेट होता है और इनटेंजिबल एसेट, तो ये तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड रिसीव बाय इंटरप्राइज अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइज इज सोन एज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर अगर हमें कोई डिविडेंड रिसीव होता है, ठीक है, रिसीव बाय एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड रिसीव करती है जो फाइनेंशियल इंटरप्राइज नहीं है, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा? आंसर इज यस, इट इज ट्रू, क्योंकि हमने कुछ इन्वेस्ट किया है उसके बदले हमें डिविडेंड मिला है, ठीक है, तो यहां पर ट्रू आएगा आंसर। कैश कलेक्शन फॉर कस्टमर इज सोन एज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड। यस, कैश कलेक्शन फॉर द कस्टमर आपके डायरेक्ट मेथड का कैलकुलेशन होता है, सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बिल रिसेबल अमाउंट टू इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोलना चाह रहे समझिएगा, अगर मेरा बिल्स रिसेबल का अमाउंट अगर इंक्रीज होता है तो क्या वो मेरा कैश फ्लो को बढ़ाता है? आंसर इज नो। बिल्स रिसेबल बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि समझो, एज्यूम करो सर पहले 10 था अब 50 हो गया, मतलब सर 40 रुपए का मेरा इनफ्लो नहीं हो पाया। बिल्स रिसेबल मतलब सर डेटर उन्हें मुझे पैसा नहीं दे पाए, सो योर प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। Payment of income tax is classified under cash flow from the financing activity. No, it is classified under operating activity. So also this statement is false. Interest paid by an investment company will come under a cash flow of operating activity. इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर इंटरेस्ट देती है तो सर जाहिर सी बात है उसका ऑपरेटिंग काम है, तो ये यहां पर तुम्हारा स्टेटमेंट आएगा ट्रू। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर अ फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट इनकम इज अ कैश फ्लो फॉर्म। अगर कोई फाइनेंस कंपनी है उसकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो सर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ओके, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन दैट requires the use of cash or cash equivalent shall be excluded from the statement of cash flow। मतलब क्या इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐसा करता है क्या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को? तो आंसर इज नो। तो यहां पर अगर सेंटेंस में बैठाएंगे तो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन दैट do not require the use of cash or cash equivalent shall be excluded from the statement of cash and cash flows। इनकम फ्रॉम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ। अगर आपको इनकम आता है डिविडेंड से या तो इंटरेस्ट का, तो ये तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। फॉर अ कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज, अगर आप पेमेंट करते हो इंटरेस्ट का और अगर फाइनेंस कंपनी नहीं हो, इंटरेस्ट पेड किसको दोगे? सर डिबेंचर जिसने हमें फाइनेंस किया, तो इट विल बी योर फाइनेंस एक्टिविटी। ठीक है, व्हाट आर द short term highly liquid investment that are readily convertible to known amount of cash and which are subject to a insignificant risk of the change in value। ये मेरा होता है सर कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म होता है, हाईली लिक्विड होता है और सब्जेक्ट टू द इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू होता है, वो तुम्हारा क्या बनता है आप लोग का? कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आप तक का प्रैक्टिकल आता है क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 15,000। नेट प्रॉफिट आपका 15,000 है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 जनवरी 2021 सर 2000 है। 31 दिसंबर 2021 को सर 3000 है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी, देखो मुझे पता चल चुका है कि नेट प्रॉफिट मेरा 15,000 रुपए है। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ये मेरा करेंट लाइबिलिटी है, मतलब मेरा इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, अगर मेरा करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो सर ये कैश इनफ्लो होता है मेरे लिए। गॉट इट और नॉट? सो 1000 में ऐड करूंगा, दोनों का डिफरेंस 3000 माइनस 2000, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर? 16,000। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 16,000। ओके, गॉट इट। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 10 लाख, इशूइंग अ चेक ऑफ 2.5 लाख and a 105 डिबेंचर ऑफ 7,50,000 in the कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन विल बी शो एज। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा? हमने 10 लाख का मतलब एक्स लिमिटेड ने 10 लाख का मशीन खरीदा और 2.5 लाख का चेक दिया और बाकी 7,50,000 काइंड में दिया डिबेंचर में। तो बेटा ध्यान रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही ट्रांजैक्शन आएंगे जो कैश रिलेटेड है, कैश और कैश इक्विवेलेंट है तो बैंक। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आएगा वो रहेगा तुम्हारा 2.5 लाख रुपए। ठीक है सर, 2.5 लाख रुपए मशीनें खरीदे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, तो आउटफ्लो अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2.5 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, given salary expense 40,000, outstanding in the beginning of the year is 5,000 and outstanding at the year end is 10,000, cash outflow on salary will be। ध्यान समझना, यहाँ पास कैश आउटफ्लो पूछा है बेटा, यहाँ पास कोई एक्टिविटी का नहीं पूछा गया है, एकदम ध्यान देना इसे।
40,000 आप लोगों ने क्या किया है, 40,000 आपका सैलरी एक्सपेंस था, 5,000 ओपनिंग था सर, 10,000 मेरा क्या हो गया सर, क्लोजिंग हो गया। मतलब सर पहले 5,000 रुपए था मेरा आउटस्टैंडिंग, अब 10,000 हो गया। मतलब बीच में जो 5,000 है उसको मैंने इस साल पे नहीं किया हुआ है, और इस साल का पेमेंट था 40,000, तो मैं माइनस करूंगा 5,000, तो मेरा आएगा 35,000। ओके, समझ आया कि नहीं आया? मेरा क्या आएगा 35,000, तो मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 35,000 कैश आउटफ्लो ऑन सैलरी। ओके, if the net profit earned during the year is 50,000, net profit earned during the year is 50,000, the amount of debtor in the beginning and the end of this 10,000, 20,000, then the cash from operating activities will be equal to, मेरा net profit था 50,000, ओके, मेरा डेटर पहले था 10,000, फिर हो गया 20,000, मतलब इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन करंट एसेट, बोलो कितने से बढ़ा है मेरा करंट एसेट सर, यहाँ पर 10,000 से मेरा इंक्रीज हुआ है। और अगर मेरा करंट एसेट इंक्रीज होता है तो इससे मेरा पैसा जाम हो जाता है, समझ आया कि नहीं? डेटर ने 10,000 रुपए नहीं दिया मुझे, पहले 10 था 20 हो गया, जो बीच का 10 का गैप है उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, तो ये मेरा इनफ्लो की तरह, आउटफ्लो की तरह ट्रीट होगा, तो हमारा आंसर होगा 40,000। आगे बढ़ते हैं। If the net profit earned during the year is 50,000 and the bill receivable have decreased by 10,000 during the year, मेरा net profit था 50,000, ओके, बिल रिसेवेबल हैव डिक्रीज बाय 10,000, ओके, जो मेरा बिल रिसेवेबल है सर वो 10,000 से कम हो गया। मतलब सर 10,000 से कम हो गया, मतलब क्या समझते हो सर, मेरा प्रॉफिट था सर 50,000 नेट प्रॉफिट, ओके, सर बिल रिसेबल सपोज मैं मानता हूं कि सर पहले 20,000 था, अब 10,000 हो गया। हैव डिक्रीज बाय 10,000, मतलब 10,000 से मेरा गिरा है, मेरा क्या बोला मैंने, 10,000 से बिल्स रिसेबल मेरा कम हुआ है, मतलब वो पैसा मेरे को मिला होगा सर, मिला है मतलब सर ये मेरा इनफ्लो होगा, तो सर ये इनफ्लो होगा तो सर ऐड होना चाहिए, आंसर इज यस, तो भैया तुम्हारा ऐड होगा 10,000, तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा 60,000। गॉट इट और नॉट? ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, ओके, अब हमारा रहेगा सर बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और आपका जो इंश्योरेंस कंपनी उसका हम बात करेंगे। रेट ऑफ प्रोविजन फॉर एडवांसेस डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर बट नॉट लेस देन 3 ईयर, मतलब सर एडवांसेस है जो डाउटफुल है, जो 1 साल से लेके 3 साल तक है, तो हम उसका कितना परसेंट प्रोविजन बनाते हैं सर, 40% हम लोग प्रोविजन बनाते हैं उसका, ओके। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शुड बी शोन, अगर कोई इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, उसको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कहां दिखाएगी सर, नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाएगी, आपने अलग से पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है, अलग से आपके बुक में स्टेटमेंट दिया गया हुआ है कि इसको अलग आपको नॉन करंट लायबिलिटी में शो करना है। अ बैंकिंग कंपनी नीड्स टू ट्रांसफर मिनिमम ऑफ व्हाट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, मतलब बैंकिंग कंपनी को कितना परसेंट मिनिमम ट्रांसफर करना पड़ता है, तो बैंकिंग एक्ट के हिसाब से 25% आपको मिनिमम ट्रांसफर करना पड़ता है, ओके। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रेट्स नोटिफाइड बाय, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी केस में आप डेप्रिसिएशन कहां से कैलकुलेट करें, कौन एक्ट बताता है, एक है तुम्हारा कंपनीज एक्ट, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल हो गया, और एक इनकम टैक्स हो गया। तो देखो कंपनीज एक्ट इसमें बताएगा नहीं सर, इनकम टैक्स भी नहीं बताएगा इसमें, या तो स्टेट या तो सेंट्रल, तो यहां पास आंसर होगा आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आपको बताता है कि आपको इतना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है। फिफ्थ, अ बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हाउ मच परसेंट प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल एडवांसेस, मतलब सर अनसिक्योर्ड पोर्शन है और डाउटफुल है, मतलब सीधी सी बात है 100%, सिक्योर्ड रहता तब आपकी बात दूसरी होती सर, बट अनसिक्योर्ड है तो आपको 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या चीज है, इंडेमनिटी होता है, आंसर इज यस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होता है सर, अम्ब्रेम फेडे भी होता है, तो सीधी सी बात है सर आपका ऑल ऑफ द अबव होता है। यूब्रेम फेडे मतलब सिंपल मतलब ये होता है कि आपको पूरे मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंप्लाइड रहता है, ओके, ठीक। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट एट द अकाउंटिंग ईयर शेल बी डिस्क्लोज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो आपका बैलेंस है कहां डिस्क्लोज होगा, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, हमने अब भी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था सर, नॉन करेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज होता है, ओके।
Which of the following is not mandatory financial statement of general insurance company as per the IRDA regulation? IRDA regulation के हिसाब से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं होता. ओके. Which of the following is are part of general ledger of a banking company? सर कंट्रोल अकाउंट्स बनता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, सर एसेट्स अकाउंट भी बनता है. तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. रेट ऑफ प्रोविजन ऑन एडवांसेस डाउटफुल फॉर मोर देन 3 इयर्स. सर अगर 3 साल से ज्यादा अगर मेरा डाउटफुल हो चुका है तो मेरे को कितना परसेंट का एडवांस प्रोविजन बनना पड़ेगा, वो होगा तुम्हारा 100%. गॉट इट बेटा. ठीक, आगे बढ़ते हैं. फिर आता है ट्रू एंड फॉल्स. एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एटलीस्ट 15% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड. क्या हर बैंकिंग कंपनी को 15% ट्रांसफर करना पड़ता है? आंसर इज नो. सर उनको 25% करना पड़ता है. सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर फॉल्स. अ बैंक कैन मेंटेन कैश रिजर्व विद इटसेल्फ और बाय वे ऑफ बैलेंस इन करेंट अकाउंट with the reserve bank or by of net balance of current account or in one more aforesaid way. yes, answer is yes. कैश रिजर्व खुद के पास रख सकता है या तो आरबीआई में सर करेंट अकाउंट में रख सकता है या तो दोनों में से जो उसको बेस्ट लगे नेट बैलेंस में कर सकता है. तो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू. एवरी बैंकिंग कंपनी is required to submit a return in prescribed form and manner to the RBI at the end of each calendar of all account India which could not be operated for 5 years. भाई यहाँ पास 5 year का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो so provided statement is your false. Non-performing assets bear a little amount of risk like normal risk. They do not create any trouble regarding their resolution. क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में लिटिल रिस्क रहता है? नहीं सर, उसमें तो कुछ ज्यादा ही सिग्निफिकेंट रिस्क रहता है. सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स. आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट होता है, वो लोन का अकाउंट होता है जिससे हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसमें लिटिल रिस्क कैसे होगा? बहुत ज्यादा रिस्क होगा उसमें. ओके. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रिप्लेस्ड 4 एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन लॉ. नो, उसने 3 एग्जिस्टिंग को रिप्लेस किया है. सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स. द सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन सेल कंसिस्ट्स ऑफ अ चेयरमैन एंड 3 मेंबर. यस सर, आपका जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होगा उसमें एक चेयरपर्सन रहेगा और 3 मेंबर्स रहेंगे. ओके. ठीक. 7. In case of electricity company, balance of the security deposit account at the end of accounting period should be disclosed as non-current liability in the balance sheet. Yes, आपको बैलेंस शीट में नॉन करेंट लाइबिलिटी में शो होगा. ये क्वेश्चन आप देखो 3 बार पूछ चुका है अभी तक. ठीक है, एमसीक्यू में 2 बार हो गया और अभी किसमें? आपके ट्रू एंड फॉल्स में. तो ध्यान देना है, बार बार रिपीट करती है इंस्टीट्यूट आपके क्वेश्चंस को. The value base for the purpose of depreciation for the purpose of tariff as per the regulation 20 shall be the historical cost of the asset. Depreciation क्या आप historical cost में निकालते हो? आंसर इज यस. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में. ठीक. When the same risk, same object matter is insured with more than one insurer. अगर सेम रिस्क सेम ऑब्जेक्ट मैटर इंश्योर हम एक से ज्यादा इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या उसे हम री इंश्योरेंस बोलते हैं? सर ये तो डबल इंश्योरेंस होता है. ठीक है, री इंश्योरेंस नहीं. री इंश्योरेंस किसको बोलते हैं? इस चीज में लेके एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेती है, उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं. ठीक है. इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ अ बैंक रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ कैश बेसिस. सर एनपीए का जो इनकम है कैश बेसिस में होता है. यस, आंसर इज ट्रू, आपका कैश बेसिस में होता है. ठीक. अब फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं. Sometimes the insurer consider a particular risk too much for his capacity and may, ठीक है, may a part of risk with some other insurance. क्या बोलना चाह रहा है कि समटाइम्स इंश्योरेंस को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर रिस्क कुछ ज्यादा ही उसकी कैपेसिटी में, तो वो री इंश्योरेंस उठाता है. क्या उठाता है? री इंश्योरेंस करता है किसी और कंपनी के साथ मिलके. ठीक. बोनस पेड एट द एंड अलोंग विद द पॉलिसी अमाउंट टू द पॉलिसी होल्डर इज कॉल्ड, इसको रिविजनरी बोनस बोलते हो. आप लोग क्या बोलते हो? रिविजनरी बोनस बोलते हो. ऐसा बोनस जो एंड में पॉलिसी अमाउंट के पे होता है. ठीक है. इन केस ऑफ अ व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस क्लेम विल अराइज आइदर ऑन डेथ ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी. होता है तुम्हारा एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस होता है उसमें तुम्हारे मैच्योरिटी केस में या तो डेथ के केस में तुमको पैसा मिलता है. इन रिलेशन टू द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इक्वल टू लोड इनटू लोड फैक्टर ऑफ द कैटेगरी इन द कंज्यूमर बिल इनटू, ठीक है, वॉट इनटू करंट अफेयर. तो एकदम ध्यान समझना, एक तुम्हारा बिलिंग साइकिल होता है इनटू 45 डेज. बिलिंग साइकिल में तुमको 45 डेज का चांस दिया जाता है, वहां से आपको टैरिफ मीन सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका कैलकुलेट होता है. 5वां, वॉट एडवांस मीन्स वेयर अ बैंक ग्रांट एडवांस टू इस कस्टमर अगेंस्ट एनी टेंजिबल सिक्योरिटीज. सर अगर टेंजिबल सिक्योरिटीज के बदले अगर एडवांस देता है तो उसको क्या बोलते हैं? लोन देते हैं उसको सिक्योर्ड एडवांसेस बोलते हैं ना.
अगर हमारे पास सिक्योरिटी टेंजिबल तो सिक्योर एडवांस बोलेंगे सर, ठीक। लॉसेस ऑफ थेट आर कवर्ड बाय, लॉसेस ऑफ द थेट, जो चोरी का लॉस होता है सर उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं आप लोग बर्गलरी, ठीक है, बर्गलरी इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। सेवेंथ, द फंड इज अवेलेबल टू मीट द एग्रीगेट लाइबिलिटी ऑन ऑल पॉलिसी आउटस्टैंडिंग, मतलब सर ऐसा कौन सा फंड है जो एग्रीगेट लाइबिलिटी देता है पूरे पॉलिसी का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद है आपको, इसको बोलते हैं आप लोग लाइफ एश्योरेंस फंड, लाइफ एश्योरेंस फंड बोलते हैं, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ रिलेवेंट फॉर्म, मतलब सर लाइफ इंश्योरेंस का हमारा फॉर्म ए आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ए आएगा और रेवेन्यू अकाउंट है तो आर ए होगा, तो फॉर्म ए आर ए। In case of insurance company, the date of discharge of the claim is mentioned in the registered of claims. सर रजिस्टर ऑफ द क्लेम बनता है वहां यहाँ पास मेंशन रहेगा, ठीक है। रिबेट ऑन डिस्काउंट ऑफ बिल, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट डिस्काउंटेड इनटू आप करोगे अनएक्सपायर्ड पीरियड अपॉन 12 करोगे, समझा, क्योंकि आप महीने में काउंट करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनएक्सपायर्ड पीरियड अपॉन 12 करोगे, क्योंकि इसी में आप रिबेट दोगे। गॉट इट और नॉट, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आते हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो अमाउंट एज्यूम करके चलिए 50,000, ओके, गॉट इट। अब देखिएगा, डेट ऑफ बिल है आपका 15/1/2022 को, 5 महीने का पीरियड था, 8% का यहाँ पास क्या दिया गया है, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है। कैलकुलेट द रिबेट ऑन अ बिल डिस्काउंटेड इफ अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31/3/2022। सर 31/3/2022 में मेरा अकाउंटिंग होता है और इस टाइम पे मेरा रिबेट हो गया। अब देखो 15/1 से अगर मैं काउंट करना चाहूं 3 महीना, तो सर 15 तारीख, 29 तारीख और तुम्हारा होता है 31 तारीख, टोटल 78 डेज होता है। और अगर मैं 78 डेज का अगर कैलकुलेट करना चाहूं 50,000 इंटू 8% इंटू 78 अपॉन 366, तो आपका आंसर आएगा 852.46। ओके, गॉट इट बेटा, ठीक। इफ लोन इज आइडेंटिफाइड टू बी सब स्टैंडर्ड एडवांस विद सिक्योर्ड एक्सपोजर ऑफ 200 लाख, सर अगर सिक्योर्ड एक्सपोजर मेरे को 200 लाख का है, तो सिक्योर्ड है तो सर सीधी सी बात है 15% आएगा इसका प्रोविजन, एंड द अनसिक्योर्ड प्रोविजन ऑफ 300 लाख, एंड कैलकुलेट द प्रोविजन एप्लीकेबल एट द एप्लीकेबल रेट, द प्रोविजन एट एप्लीकेबल रेट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। पहले मुझे एक चीज समझ आ गया कि सर मेरा सिक्योर्ड का 15% लगेगा, सिक्योर्ड पोर्शन, क्योंकि सब स्टैंडर्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अनसिक्योर्ड है वो नॉर्मल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहां पास आप अज्यूम करिए कि ये तुम्हारा क्या है, इंफ्रा वाला है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, ठीक है। तो यहां पास 300 इंटू इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा परसेंट लगता है सर, 20% लगता है, तो यहां अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 30 आएगा, ये आपका 60 आएगा, तो करेक्ट आंसर इज योर 90 लाख। गॉट इट, ठीक है। आगे आगे आते हैं, आगे अब आपका रहेगा इंड एस एंड एएस की बात करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू, आप एक बात बताओ मेरे को, इंड एस 1 की क्या क्या ऑब्जेक्टिव होती है। प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आंसर इज यस सर, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन देता है। सेट आउट ओवरऑल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सर ओवरऑल रिक्वायरमेंट देता है। सेट आउट गाइडलाइंस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर के लिए भी गाइडलाइन देता है, तो आपका आंसर यहां पास होने वाला है डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, गॉट इट बेटा, ठीक। एन एंटिटी शैल अप्लाई इंड एस 1, सर इंड एस 1 कहां कहां अप्लाई करेंगे, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटिंग जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंड एस, preparing and presenting financial statement in accordance with the Ind AS, preparing and presenting financial statement in accordance with the AS, AS तो नहीं आना चाहिए सर, preparing and presenting general purpose financial according with the accounting standard, AS तो नहीं आना। अब ऊपर के A और B में आपको चेक करना है, तो देखिए जो तुम्हारा इंड आपका इंड एस 1 है वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के होते हैं, नॉट द नॉर्मल, तो यहां पास आएगा आपको जनरल इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट इज ए। इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाई टू, जो तुम्हारा इंड एस 1 है वो दोनों पे अप्लाई होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और सेपरेट में, जो तुम्हारा इंड एस 110 में दिया हुआ है और इंड एस 27 में दिया हुआ है, तो बोथ ऑफ द अबव आएगा आपका आंसर, ठीक है।
इंड एस टू इन्वेंट्री डज नॉट अप्लाई टू, आपका इंड एस टू जो इन्वेंट्री है सर कहां अप्लाई नहीं होता, सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में और बायोलॉजिकल दोनों में नहीं होता, तो करेक्ट आंसर आपका होगा सी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड, सर इन्वेंट्री में कौन सा कॉस्ट नहीं आता, कॉस्ट ऑफ परचेस आपका आता है, कन्वर्जन भी आता है, अदर कॉस्ट इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, सर ये भी आता है। तो आपका बचता क्या है, फाइनेंस कॉस्ट, सर हमारा फाइनेंस कॉस्ट है वो आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ऐड नहीं होता। ओके ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब ऐसा कौन सा कॉस्ट है सर जो एक्सक्लूड नहीं होता, मतलब सीधी सी बात है सर जो इंक्लूड होता बोलना चाह रहा है, नॉट एक्सक्लूडेड बोला है, नहीं एक्सक्लूड होगा, मतलब सर सीधी सी बात है ऐसा कौन सा है जो आप लोग का इंक्लूड होने वाला है। सेलिंग कॉस्ट नो, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नो, एबनॉर्मल कॉस्ट नो, तो आपका आंसर होगा कैरियज एंड फ्रेट इनवर्ड आएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हमारा इंक्लूड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्प्लॉय बेनिफिट, सर इनमें से कौन सा है जो मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मेरा बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म भी है, टर्मिनेशन भी है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इनमें से ऐसा कौन सा है जो अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट में नहीं है, देखो एक जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो अलग से ही रिटायरमेंट बेनिफिट दिया गया, बाकी आपका अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट कहलाएगा, जैसे लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनसेस एंड डिफर्ड रेमुनरेशन। ओके गॉट इट और नॉट, ठीक। शॉर्ट टर्म इंप्लॉय बेनिफिट, सर शॉर्ट टर्म बेनिफिट में सर वेजेस भी आता है, सैलरीज भी आता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ भी आता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, इनमें से कौन सा है जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, सर मल्टी इंप्लॉयर प्लान है, स्टेट प्लान है, इंश्योर्ड बेनिफिट, आपका तीनों जो है ना डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होता है, ठीक है। चलो अब ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। Abnormal amount of wasted material, labor and other production cost are not part of the cost of inventory. Yes, भाई जो एबनॉर्मल है वो आपका इंक्लूड नहीं होगा कॉस्ट में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉर्मली प्रिपेयर अज्यूम गोइंग कंसर्न, यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका गोइंग कंसर्न में ही बनेगा नॉर्मली, अगर आपका कुछ एक्सेप्शन नहीं होता तो। प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज फॉर द फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस के लिए आप प्रोविजन नहीं बनाते, आप अनसर्टेन के लिए बनाते हैं, ठीक है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। परचेज ऑप्शन ऑफ डायल्यूटिव नो, परचेज ऑप्शन ऑफ एंटी डायल्यूटिव, तो सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान द एंटिटीज ऑब्लिगेशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट दैट इट एग्रीज टू कंट्रीब्यूट इट टू द फंड, यस डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में लिमिट रहता है मेरा लायबिलिटी, ठीक है, तो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके फिर आगे बढ़ते हैं। In case of a company, events after the reporting period are events that occur between the end of a reporting period and, मतलब सर कंपनी के केस में इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड मतलब क्या होता है, सर ऐसा इवेंट होता है जो रिपोर्टिंग पीरियड से लेके डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक होता है, तो यहां पास क्या आएगा आपका डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका यहां पास आंसर आएगा, ठीक है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम इज अ टाइप ऑफ, सर जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम होता है ये तुम्हारा टर्मिनेशन बेनिफिट होता है, ओके। व्हाट अर्निंग पर शेयर आर कैलकुलेटेड व्हेन देयर आर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर इन कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आपका पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है आपके पास तो आपको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना पड़ेगा, ओके आप मेन क्लास में अच्छे से इस चीज को समझे होंगे, ठीक है। फोर्थ, एन एंटिटी शेल the amount recognized in its financial statement to reflect non-adjusting events after the reporting period, क्या एंटिटी को एडजस्ट करना चाहिए क्या, जो ऐसा चीज जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद है और नॉन एडजस्टिंग है, सर नॉन एडजस्टिंग है तो सर उसको नॉट एडजस्ट करना पड़ेगा, सर उसको एडजस्ट थोड़ी करेंगे हम लोग, उस चीज को आप एडजस्ट करोगे सर जो रिपोर्टिंग पीरियड से लेके डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल तक जो आपके एडजस्टिंग इवेंट है उनको करोगे, ठीक है। कंटिजेंट लायबिलिटी डू नॉट हैव एनी, सर कंटिजेंट लायबिलिटी का कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपके पास नहीं होता, व्हाट इट और नॉट। चलो ठीक आगे बढ़ते हैं। The expected sale value of stock is 20 lakh and commission is 10% on the sale is payable to the agent. Calculate the NRV. NRV आपको अगर आपको कैलकुलेट करना है वो होता है आपका सेल्स प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट होता है फॉर्मूला इसका, तो 20 माइनस 20 इंटू 10%, तो आपका आंसर आएगा 18 लाख, तो करेक्ट आंसर इज डी। 1/4/2020 B Limited has 1200 ordinary share outstanding. On 31st 8/2021 it issued 400 ordinary share for cash.
On 31st 1 2021 it bought back 200 ordinary share. Calculate the weighted average number of share. यहाँ पास आपको ईपीएस में वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है, तो वेटेड एवरेज मैं बताता हूँ सर। जो मेरे 1200 शेयर थे सर वो मेरे ओपनिंग थे, तो 12 इंटू 12 हो गए। ओके गॉट इट सर। उसके बाद मैंने नए शेयर्स लाए, ठीक है, तो ऐड होगा सर 7 महीने के लिए था तो 400 इंटू 7 डिवाइड बाई 12 सर। फिर मैंने बाय बैक कर लिया तो 200 इंटू 2 डिवाइड बाई 12। तो यहां पास आपका आंसर आएगा, ये तो 1200 ही रहेगा मेरा, प्लस 233.33 233.33 माइनस 33.33, तो आपका आंसर होगा 1400। तो करेक्ट आंसर इज बी। फेयर वैल्यू बिफोर राइट इशू is 20 and theoretical x right price is 18. Calculate the right factor. सर सीरीज में राइट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे सर? 20 डिवाइड बाय 18, आपका आंसर होगा 1.1। गॉट इट। फिर सैलरी पेएबल पर डे ₹1000, सर 1000 रुपए पर डे सैलरी देते हैं। वर्किंग डेज 300 का वर्किंग डे है। लीव अनयूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर 3 days. Unutilized leaves are not allowed to carry forward but settle through the payment. पेमेंट तो सेटल होगा। अब बताओ कि इंड एस 90 में कितना एक्सपेंस बुक करना है। अब ध्यान समझना, 300 दिन का वर्किंग डेज है तो उसको 1000 रुपए तो पूरा मिलेगा, मतलब सर यहाँ पास 3 लाख रुपए उसको मिल के ही रहेगा। अब ये बोल रहा है 3 डेज लीव, उनको लीव इनकैशमेंट जो मिलता है 3 डेज का उसने यूटिलाइज नहीं किया है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन सेटल करना पड़ेगा। सेटल करना पड़ेगा मतलब उनको पैसा देना पड़ेगा। तो 1000 इंटू 3 इज इक्वल टू 3000। ओके, तो यहाँ आपका होगा 3,03,000 आपका आंसर आने वाला है। तो करेक्ट आंसर इज सी। ऑर्डिनरी शेयर्स आर 1 लाख ऑफ 1 रुपीज, 10% प्रेफरेंस शेयर आर 2 लाख एट 1, और सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 10 लाख, और बेसिक ईपीएस में वो कैलकुलेट करना। तो बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए सर यहाँ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपका आता है, ठीक है। फिर यहाँ आता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आता है। तो मेरे को इक्विटी करनी चाहिए, तो सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा 10 लाख है, इसमें मेरे को माइनस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा आएगा 2 लाख का, ओके, 2 लाख का मेरे पास 10% आएगा, तो आपका आएगा 20,000। गॉट इट। तो 20,000 आएगा तो सर ये होगा मेरा 9,80,000। तो यहां पास 10 लाख माइनस 20,000 अपॉन ऑर्डिनरी शेयर था मेरा 1 लाख। यहाँ पास कुछ और फिगर नहीं दिया हुआ है तो हम इसको वेटेड एवरेज मानेंगे। तो आपका आंसर आएगा 9.8 रुपीज पर शेयर। तो करेक्ट आंसर इज ए। समझ आ गया बेटा? तो आपका जो स्टडी मेट का है एमसीक्यू यहीं खत्म होता है कॉर्पोरेट का। लेकिन बेटा ध्यान रखना, अभी आप लोगों को बीट क्वेश्चन भी ध्यान देने हैं, ठीक है। बीट क्वेश्चन के साथ साथ हमको वर्क बुक भी कंप्लीट करना है। तो अभी इसके बाद और अभी लेक्चर्स अपलोड होंगे कॉर्पोरेट के, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट्स आता है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट कर सकते हैं। एक्सेल का आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।